सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2, और जिसमें हम विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पढ़ा था, आपको पता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने धीमी गति से सीखने वाले बालकों के बारे में भी पढ़ा। अब यहाँ पर हम अस्थि बाधित जो बालक बालिकाएं होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐसे बच्चे जो अपवंचित होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं पढ़ाई लिखाई की, या फिर जिनके माता पिता इतने जागरूक नहीं होते हैं या सरकार की योजनाओं का वो लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के बारे में भी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्थि बाधित बालकों के बारे में पढ़ेंगे। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है ना। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत है, किसी की हड्डी टूट गई है, या फिर किसी बच्चे का जन्मजात पैर नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसे बच्चे किसी बच्चे के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो सही से बैठ नहीं सकता, तो ऐसे सभी बच्चे आएंगे अस्थि बाधित बालकों की श्रेणी में। ठीक है। तो अस्थि बाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनका कार्य करने की मात्रा या उनके कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम रूप से हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चे मस्तिष्क के ठीक प्रकार कार्य न करने के कारण शारीरिक या मोटर हाथ पैर से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। हम अस्थि बाधितों के संबंध में निम्नलिखित परिभाषा से जान सकते हैं। तो अस्थि बाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वो सामान्य बालकों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। इससे बच्चों की मांसपेशियों तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण से दोष आ जाता है। अब देखिए, अस्थि बाधित बच्चों की विशेषताएं क्या है। तो शारीरिक दृष्टि से बाधित बच्चे सामान्यतः मानसिक दृष्टि से सामान्य या सामान्य से अधिक होते हैं। यह पोलियो तथा अन्य रोगों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से उत्तम होते हैं, परंतु इन बच्चों की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे कृत्रिम अंगों के साथ अनुकूलन समायोजन करना इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों को, ऐसे बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को आप देखते हो ट्राईसाइकिल दी जाती है। तो सरकार की तरफ से भी काफी मदद की जाती है इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इन बच्चों के लिए अलग से विशेष विद्यालय भी खोले गए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन सरकार की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी जागरूक होना पड़ता है। तो जागरूकता की कमी के कारण बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो लाभ नहीं उठा पाते हैं। शैक्षिक अनुदेशन में तकनीकी के प्रयोग से इनकी समस्या कम हुई है। शारीरिक रूप से बाधित बच्चे क्रियाशील कम होते हैं। ये अपने को एकाग्र भी कम समय के लिए कर पाते हैं। अपने आप किसी कार्य में कम समय तक ही लगा पाते हैं। यह दूसरों पर आश्रित रहते हैं। साथियों के साथ अंतर क्रिया कम कर पाते हैं। इनमें हीन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। इनमें उत्सुकता होती है। इन्हें सामाजिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है। अस्थि बाधिता में निम्नलिखित 8 प्रकारों का वर्णन चिकित्सा विज्ञान में किया गया है। तो देखिए, अस्थि बाधित जो बच्चे हैं उनको 8 वर्गों में, 8 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि लूले लंगड़े या हथकटे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पैरों की हड्डियां नहीं है, ठीक है, या हाथों की नहीं है, या किसी दुर्घटना में वो कट गए हैं, एक या इससे अधिक अंगों में लकवा मार गया है, या वो अंग काम नहीं करता है, तो ऐसे बच्चे भी अस्थि बाधित बच्चों की श्रेणी में ही आएंगे। फिर है पांव फिरा, क्लब फुट रोग। फिर है मेरुदंड का वक्र होना। मेरुदंड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है, वो क्या होती है? वो वक्र या टेढ़ी होती है, जिससे बच्चा सीधा नहीं बैठ पाता। फिर है विकृत नितंब। इसके बाद है मस्तिष्कीय पक्षाघात। ठीक है। इसके बाद है मेरुदंडी दिशामुखी। फिर है मांसपेशीय असमर्थता। ठीक है। ये प्रमुख 8 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं अस्थि बाधिता के, जिनमें से सभी का आपके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए, सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे इनमें से कौन सा अस्थि बाधिता के प्रकारों में आता है, तो आपको जब पता रहेगा कि जो पांव फिरा है ये भी अस्थि बाधित बच्चों के श्रेणी में ही आता है।
ठीक है, विकृत नितंब वाले बच्चे भी अस्थि बाधित श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मस्तिष्क का पक्षाघात ये भी एक तरीके से हड्डियों का ही क्या है, एक प्रकार से दिव्यांगता है। अब देखिए, अस्थि बाधित बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे विद्यालय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से आप ऐसे बच्चों को देख करके उनके हाव भाव और चलने फिरने के तरीके से ही देख करके आप पहचान लेते हो कि इस बच्चे को चलने फिरने में या किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर हम कर सकते हैं। पहला है शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण न होना। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चों का उनके शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता। बैसाखियों की सहायता से चलते हैं, शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का अनुभव करते हैं, वस्तुओं को उठाने एवं रखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, लड़खड़ा कर चलना, चलते चलते गिर जाना, शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण का अभाव, ये सभी अस्थि बाधित बच्चों की पहचान है। यानी कि ऐसे बच्चे जो लड़खड़ा करके चलते हैं, सही से चल नहीं पाते, चलते चलते गिर पड़ते हैं, या उनके पैर की हड्डियों में हड्डियां टेढ़ी हैं, या इस तरीके का वस्तुओं को उठाने में रखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देख करके ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे की अस्थियों में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा अंगों का असामान्य होना, जोड़ों में दर्द होना, चलने में कठिनाई का अनुभव एवं ज्यादा न चल पाना, नकली अंगों की सहायता लेना, उपयोग करना, चलने उठने तथा बैठने में कठिनाई का अनुभव करना, ये सभी है दोस्तों यहाँ पर अस्थि बाधित बच्चों की पहचान करने के तरीके। अब अस्थि बाधिता का कारण क्या है, तो देखिए, जन्मजात अनियमितता के कारण, दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण, ये तीन हो सकता है। या तो बच्चा जन्म से ही ऐसा हो, या उसके साथ कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो गया हो, या तो वो बीमारी की वजह से उसको ऐसा हुआ हो। फिर अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जाता है। पहला है उपचार सुविधाएं बच्चों को दे करके, जैसा मैंने कहा कि बच्चों को, अगर बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है उसको ट्राईसाइकिल दिया जाए, या अगर बच्चे का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उसको कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि उनको लगा करके बच्चा अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर पाए। कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, ये सभी प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए। ऐसे शिक्षक जो इन बच्चों को पढ़ाने में ट्रेंड हो, उन्हीं टीचर से इनको पढ़वाया जाए। विशेष कक्षाओं का इनके लिए आयोजन कराया जाए, स्पेशल क्लासेस चलाई जाएं। अतिरिक्त कक्षा के सृजन हो, अतिरिक्त कक्षाओं का भी सृजन हो, यानी कि अतिरिक्त कक्षाएं इन बच्चों के लिए चलाई जाएं। विशेष विद्यालयों का निर्माण, ऐसे बच्चों के लिए हम विशेष विद्यालयों का निर्माण करें। पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुसार उनके अनुकूल बना करके उनको हम पढ़ाएं। अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके प्रशासकीय परिवर्तन द्वारा अधिगम अनुभव करवाकर, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा पुनर्वास योजना बनाकर उन्हें लागू करना, समन्वित शिक्षा द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर या आर्थिक सहायता दिलवाकर। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे बच्चों को सहायक सामग्री प्रदान कर, और स्कूल में अगर हम बात करें, अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए दिव्यांग शौचालय होना बहुत जरूरी है। दिव्यांग शौचालय होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे बच्चे सामान्य टॉयलेट्स का यूज नहीं कर पाते हैं, वो व्हील चेयर को अंदर ही लेकर के चले जाते हैं बाथरूम के। तो अगर ऐसी सुविधा नहीं होगी तो इन बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और सरकार अब कर भी रही है। आप देख रहे हो हर स्कूल में आपको लगभग अब आपको दिव्यांग शौचालय, खासकर सरकारी स्कूलों में आपको देखने को अब जरूर मिलते होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर अपवंचित बच्चों के बारे में। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अपवंचित बालकों के बारे में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे अपवंचित बालक कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, जन्म के उपरांत से ही बालक निरंतर विकसित होता है। यह विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत वातावरण के आधार पर होता है। वातावरण का गुणात्मक प्रभाव बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे, और शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का विकास पूर्णतः हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऐसे बालक ही यहाँ पर अपवंचित बालक कहलाते हैं जिनको सामान्य बच्चों की तरह सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से ये वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के आधार पर
अपवर्तोचित रह जाते हैं या अपवंचित यहाँ पर होगा, अपवंचित रह जाते हैं, अपवंचित रह जाते हैं। वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण वो अपवंचित रह जाते हैं। तो इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है और उनके विकास में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ऐसे बच्चों को हम अपवंचित बालक कहते हैं। तो सुविधा वंचित बालक, सुविधा वंचित बालक को ही हम क्या कहते हैं? अपवंचित बालक कहते हैं। जैसा कि इस शब्द से प्रतीत होता है कि सुविधा वंचित वह है जिसे सुविधाएं न मिल रही हो जो उसे मिलनी चाहिए, अर्थात ऐसे बच्चे जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार दे रही है, जो आसपास जो राज्य सरकार दे रही है, जो केंद्र सरकार दे रही है, उन सभी सरकारी योजनाओं का ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि इस शब्द से प्रतीत होता है कि सुविधा वंचित वह है जिसे वे सुविधाएं नहीं मिल रही हो जो उसे मिलनी चाहिए अथवा जो उसकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही है। सुविधा वंचित अर्थात असुविधा संपन्न बड़ा व्यापक और परिस्थिति सापेक्ष शब्द है। व्यापक इसलिए कि सुविधाओं के क्षेत्र अनेक हैं और सापेक्ष इसलिए कि हर क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग हैं तथा जिस बालक या व्यक्ति को जिस क्षेत्र में सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी उसे के लिए वह सुविधा वंचित है। अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण स्वरूप जिस बालक को घर पर माँ बाप का प्यार नहीं मिलता उसे अन्य बच्चों की तुलना में पसंद नहीं किया जाता, तो हम उसे सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित कहेंगे। जबकि उस विद्यार्थी को जिसे शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिलती वह शैक्षिक दृष्टि से सुविधा वंचित कहलाएगा। किंतु जो बालक सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित भी है वे शैक्षिक दृष्टि से तो सुविधा वंचित होंगे ही। अतः हम कह सकते हैं कि जिन बालकों को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक कहलाएंगे। यानी कि अपने ही समाज में जो उन्हें सुविधाएं, कम से कम सुविधाएं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनसे लाभ अगर इतना भी सही से नहीं मिल पा रहा है तो वे अपवंचित वर्ग के कहलाएंगे। अब देखिए, अपवंचन की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो देखिए, पहला है वॉलमैन के अनुसार अपवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। फिर गॉर्डन ने भी कहा है अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। अपवंचन वास्तव में आवश्यक और अपेक्षित अनुभव उद्दीपनों का अभाव है। वे उद्दीपक बालक के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होते हैं और इनके अभाव में बालक वंचित विकास नहीं कर पाता। अतः अपवंचन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा आवश्यक एवं अपेक्षित अनुभवों का अभाव है जिसके फलस्वरूप बालक का वांछित विकास नहीं हो पाता। इसी को जॉन जेरोली मैक तथा H.M. वॉल्स ने निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। A child as being socially disadvantaged, we mean that he has a disadvantage relative to some other child for some kind of social life। अर्थात किसी बालक के सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित होने से हमारा सुविधा वंचित होने से हमारा आशय है कि अपने किसी भी प्रकार के सामाजिक जीवन में अन्य बच्चों की तुलना में उसे कम सुविधा प्राप्त है। उन्होंने लिखा है The socially disadvantaged child is one who handicapped in the task of growing up to lead a competent and satisfying life। सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक वह है जो सक्षम एवं संतुष्टि भरा जीवन जीने के कृत्यक विकास में अभावग्रस्त है। अब देखिए, जेरेली मैक एवं वॉलेस ने क्या कहा, इन दोनों ही परिभाषाओं का निष्कर्ष वही है जिसे हमने परिभाषाओं से पूर्व में लिखा। यहाँ विचारणी यह है कि सुविधा वंचना भी व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों की दृष्टि से अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकें, अन्य सामग्री आदि तो सभी कुछ उपलब्ध करा देते हैं किंतु उन्हें बच्चों के साथ खेलने की छूट बिल्कुल नहीं देते। तो हम ऐसे बच्चों को शैक्षिक दृष्टि से सुविधा वंचित न कहकर सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित कहेंगे। सुविधा वंचित यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे भी माता पिता होते हैं जो बच्चों को सारे खिलौने, गुड़िया, डॉल
ढेर सारे खिलौने, सारे जितने भी जहान के खिलौने हैं सब दे देंगे। लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि दूसरे बच्चों के साथ इन अपने बच्चों को भेज दें खेलने के लिए, तो वो ऐसा नहीं करते। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सामाजिकता नहीं आ पाती है। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ ग्रुप में खेलते हैं या घर-घर खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, तो अपना सामान उसमें वो कुछ खिलौने दूसरा बच्चा देता है अपना, तो कुछ पहला बच्चा देता है। तो इस तरीके से आपस में मिलजुल करके वो अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, तो सहयोग की भावना आती है, मिलजुल कर रहने की भावना आती है। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं माता-पिता, तो वे बच्चे सामाजिक दृष्टि से क्या होते हैं, अपवंचित कहलाते हैं। अतः सुविधा वंचित बालकों को 3 तरह से देखा जा सकता है। पहला है पारिवारिक दृष्टि से, दूसरा है बालकों की व्यक्तिगत कमियों की दृष्टि से, तीसरा है उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से। अब यहाँ पर हम देखेंगे पारिवारिक दृष्टि से, जो कि महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में पारिवारिक प्रेम, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर, किसी भी प्रकार की कठिनाई को दूर करने हेतु उचित सहायता, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, पढ़ने लिखने के लिए उचित वातावरण, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन आदि कम मिल पाते हैं, वे सुविधा वंचित बालक कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपवंचित बालकों के प्रकार। तो सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक और शैक्षिक रूप से वंचित बालक। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्तर से जो वंचित बालक हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सामाजिक रूप से वंचित बालक वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। पहला है सामाजिक रूप से निम्न, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर, सांस्कृतिक स्तर से निम्न, घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव, फिर है पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव। इसके अलावा संवेगात्मक रूप से अस्थिर। इसके बाद है आर्थिक रूप से वंचित बालक। तो गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से निम्न, परिवार के खाने व रहने का अभाव, विद्यालय जाने में असमर्थ व विद्यालय की फीस न दे पाना, धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से वंचित बालक हो गए। अब है शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं। तो शैक्षिक मतलब जो पढ़ाई लिखाई में पिछड़े होते हैं, वो नाम से पता चल रहा है। तो इनकी शैक्षिक, यहाँ पर निम्न शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि ऐसे बच्चों के आप मार्क्स देखोगे या ऐसे बच्चे करिकुलम में भी अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा अंतर्मुखी व संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, इनका अपने संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। अंतर्मुखी होते हैं यानी कि अपनी बातों को जो अंदर है उनको अंदर रखते हैं, वो किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते। आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, अपने टीचर्स की सहायता या पेरेंट्स की सहायता लेकर के अपनी कोई भी समस्या होती तो उसका समाधान करते हैं। असुरक्षा की भावना से पीड़ित तथा विद्यालय में समायोजित नहीं हो पाते। विद्यालय सामग्री व पुस्तकों के अभाव में नहीं पढ़ पाते। सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं और स्मृति व रुचि के प्रभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने शारीरिक रूप से या ये कहें कि अबाधित बालकों के बारे में आपने पढ़ा और अपवंचित बालकों के बारे में आपने पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पिछली क्लासेस का। फर्स्ट पेपर भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो फर्स्ट पेपर अगर आपने शैक्षिक मूल्यांकन देखना नहीं शुरू किया तो उसको भी देखिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।